दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। और ये है रात की 8 बजे वाली वीडियो जिसमें हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। अभी हमारा एमसीक्यू श्रृंखला चल रहा था। हमने आपको बताया था कि लाइव क्लासेस कुछ दिन 5-6 दिन नहीं आएंगी जब तक कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं लग जाता, क्योंकि बफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों को दिक्कत होती है उससे। तो पर्यावरण पास की ही चलेगा अभी। जब लाइव हम आएंगे तो साइंस टेक का जो बचा हुआ पोर्शन है टेक्नोलॉजी का, वो हम ज़रूर करेंगे। आप लोग, ये चूँकि रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर भी अपने आंसर्स आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट में जो मेरी सुबह वाली वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, परीक्षा खबरी, उसका और रात वाली वीडियो का बना हुआ है प्लेलिस्ट में। आप जाकर के सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। ओके। और अगर आप अभी बीच में ज्वाइन करें या कभी भी नोटिफिकेशन आपके पास आए, चूँकि सब्सक्राइब चैनल किया है तो नोटिफिकेशन आता ही होगा, नहीं तो ग्रुप्स में आता होगा। तो आप लोग जब भी आएँ तो एक बार बैक करके, अगर बीच में से आपको दिखाई पड़ रहा है तो बैक करके देख सकते हैं। लाइव वाला वीडियो भी कुछ समय में अपलोड हो जाता है, तो बफरिंग अगर होती है तो थोड़ा वेट करके देखेंगे तो वो वीडियो भी दिखाई पड़ेगी। नहीं तो लाइव आइए, ज़्यादा अच्छा है 8 बजे रात। लेकिन अभी नहीं, मैं आपको बताऊँगा लाइव कब से आना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं, अपितु जीवों के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। एक प्रकार से किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की जो कार्यात्मक भूमिका होती है, उसकी भूमिका उस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं, पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं उसको। ठीक है, पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। और इसकी संकल्पना पारिस्थितिकी निके, इसको इंग्लिश में NICHE लिखते हैं, निके। इसकी संकल्पना ग्रीनेल्स महोदय ने दी है। ये कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते जाइएगा। भले ये रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन दिखाई पड़ता है कि कौन पहले उत्तर दे रहा है। चूँकि लाइव वीडियो में बताता जाता हूँ, वो ज़्यादा रोचक होता है। उसके लिए थोड़ा नेट की प्रॉब्लम आ रही है अभी, फास्ट उसके लिए ब्रॉडबैंड चाहिए। वो बहुत जल्द कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी निके या पारिस्थितिकी कर्मता के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके। निम्नलिखित जंगलों में किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है? फेफड़े क्या करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं। तो श्वसन में जो उपयोगी हो, अर्थात ऑक्सीजन जहाँ से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन जहाँ से ज़्यादा निकलेगी, इसका मतलब वहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी। वनस्पति कहाँ हो ज़्यादा होगी? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। वर्षा कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। ओके, जहाँ पर वाष्पन ज़्यादा होगा। तो कहाँ पे वाष्पन ज़्यादा होगा, कहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी? 0 डिग्री जो आपका अक्षांश है, अर्थात जो विषुवत रेखा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि लंबवत किरणें जो सूर्य की हैं वो यहीं पर सबसे ज़्यादा, उनका लंबवत किरणों का परास जो है यहीं पर होता है, सूर्य की लंबवत किरणों का। तो वर्ष भर ये गर्म स्थान होते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री पे जहाँ जहाँ जल होगा, या फिर 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक जहाँ पे जल का वाष्पन ज़्यादा होगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा विषुवतरेखीय वन पाए जाते हैं। या फिर विश्व में जहाँ भी इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी, वहाँ विषुवतरेखीय प्रकार के वन पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उष्णकटिबंध कह दिया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो केवल यहीं पाए जाएंगे वो नहीं। ऐसी कंडीशन जहाँ भी उपलब्ध होगी वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। लेकिन यहाँ ही मैक्सिमम कंडीशंस होती हैं कि ऐसी कंडीशन होती हैं कि यहीं पर 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के आसपास तक ज़्यादातर इस तरह के वन पाए जाते हैं। इसलिए ये जो आदर्श परास है यही माना जाता है। तो क्या है ये? विषुवत रेखीय वर्षा वन, जिनको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। विषुवत रेखीय वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। इसको उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन विषुवत रेखा के अत्यंत निकट होते हैं। यहाँ वर्ष भर तापमान और आर्द्रता अधिक रहने के कारण वर्षा अधिक होती है, और यह इस तरह से जैव विविधता की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न होते हैं। टैगा वन के वृक्ष कोणधारी होते हैं। टैगा वन की बात है तो ये कोणधारी वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में इनका ये पाए जाते हैं। ठीक है, कोणधारी मतलब इस तरह के कोण बनाए, जैसे आपके ताड़ वगैरह के वृक्ष हो गए, चीड़ के वृक्ष हो गए, कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं।
नुकीली क्यों होती हैं, अक्सर एग्जाम में आता है, क्योंकि इनसे वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन कम होगा क्योंकि इन सब जगहों पे वर्षा बहुत कम होती है, तो जितना न्यूनतम जल चाहिए वो जल की जो मात्रा है बनी रहे, इसके लिए वाष्पोत्सर्जन कब से कम हो, पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत कठिन होती हैं, यहाँ सूर्य के प्रकाश की कमी रहती है। टुंड्रा वन कहाँ, ध्रुवीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं जहाँ पे सूर्य के प्रकाश की कमी रहती तथा धरातल कम से कम 8 महीनों तक हिमाच्छादित रहता है, वहाँ टुंड्रा वन पाए जाते हैं। या कहीं भी इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो वहाँ टुंड्रा प्रकार के वन या टुंड्रा वन पाए जाएंगे। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है अक्सर। वंदना शिवा हैं इसकी, जो देखिए आप पॉज करके उत्तर दे लिया करिए अपना। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, इससे आपका खुद का आकलन भी हो जाएगा। वंदना शिवा है इसकी लेखक, पर प्रख्यात भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ती हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। चमगादड़ इसका उत्तर होगा, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट का संबंध किससे है, तो हमने आपको IUCN के बारे में बताया था। सुबह वाली वीडियो तो आप अवश्य देखा करें दोस्तों, अगर आप उसको देखते हैं तो आपका, मैं कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, सिलेक्शन आपका श्योर है। हाँ, एक बात याद आई कि मैं सुबह वाली वीडियो में, मैं कल भी आप लोगों को करेक्शन करवा दूंगा, गलती से एक जगह बोल दिया है कि चेचक का जो टीका है उसकी खोज मैंने गलती से लुई पाश्चर बोल दिया था, वो गलत है दोस्तों, एडवर्ड जेनर होगा, ठीक है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं कल सुबह उसको सही करवा दूंगा, तो कभी कभी जो है जिह्वा की गलती से चीज़ें गलत हो जाती हैं, किंतु ये फैक्ट हैं। लेकिन आपको जो जानकारी मिलती है उसको आप लोग एक जगह लिखते जाइए, उसको कंपाइल कर लीजिए, वो आपके नॉलेज का स्वयं से क्रिएट किया हुआ स्रोत रहेगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। और आप कभी भी क्वेश्चन देखेंगे तो मेरा लेक्चर आपको वो सुबह वाला ज़रूर याद आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरी कहानी बताने का प्रयास करता हूँ आपको, इसीलिए क्योंकि आपको लंबे समय तक याद रहे। फैक्ट अगर बता दूंगा तो फैक्ट तो कुछ भी हो, आप एक पन्ने में फैक्ट पूरी कॉपी ले लीजिए, पूरा जो है संसार उठा ले आइए, फैक्ट ही फैक्ट है, कितना फैक्ट पढ़ेंगे, कितना फैक्ट रटेंगे। अगर आपको कहानी, जो जरूरी चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो अगर पता चलेंगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट का संबंध किससे है, ये विलुप्त, संकटग्रस्त, विलुप्तप्राय या संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित हैं। ओके, विलुप्त या संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित हैं। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि इस क्षेत्र में काम करता है, जो पर्यावरण संबंधी जो चिंतित करने वाले मुद्दे हैं उनसे संबंधित कार्य में ये लिप्त है। और यह एक गैर सरकारी संगठन है, अर्थात यूनाइटेड नेशंस से इसका कोई संबंध नहीं है, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, 1969 से रेड डाटा बुक, ये रेड लिस्ट जारी करता है। तो इसका क्या होगा संबंध, विलुप्त या संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा 1969 से विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी की जाती है। IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। 4 ऑप्शन दूंगा, इंग्लैंड में, दूसरा ऑप्शन जेनेवा में, तीसरा ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क में, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन उत्तर दीजिए, ठीक है, कौन सा उत्तर होगा। एक बार फिर बोल दूं, IUCN का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन आपका ए है ग्लैंड, पूरा लिखिएगा जो भी होगा, जेनेवा दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, और डी ऑप्शन आपका है, सॉरी बी, ये डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दें। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। उत्पादकता के क्रम में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक बार मैंने शायद कल या परसों, कल तो वीडियो नहीं आया था, परसों वाली वीडियो मैंने चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है, जो क्षमता होती है, उत्पादकता मतलब क्या होता है,
उत्पादकता वहाँ की ज़्यादा होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, पौधे पाए जाएंगे। कैसे पौधे पाए जाएंगे? जो कि प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। हमने आपको बताया था मैंग्रोव जो होते हैं लगभग 10 लाख प्रजातियों के शरण स्थल होते हैं। अभी तो 10 लाख प्रजातियां ही यहाँ पर खोजी गई हैं, अभी ढेर सारी खोजी जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता है तो मैंग्रोव वनों में है, मैंग्रोव में है। ठीक, तो बी इसका उत्तर होगा। उत्पादन से संबंध नहीं है यहाँ पे, उत्पादकता से संबंधित है। ठीक है, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है दोस्तों। उत्पादन ये संख्या संबंधित है, ये परिमाण से संबंधित है। उत्पादकता ये क्षमता से संबंधित है। यहाँ क्षमता पूछ रहा है वो। तो मैंग्रोव, फिर महासागर, फिर घास स्थल और अंत में झील। तो एक बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी। ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन है? WM एडम्स हैं। ओके, WM एडम्स, इसका बी उत्तर सही है। सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? सतत विकास हमने बताया था, या संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना, या फिर इसका उल्टा, भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। अर्थात विकास करना, लेकिन विकास में ये ना भूल जाना कि आने वाली पीढ़ी क्या यूज करेगी। ठीक है, संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करना कि संसाधन संरक्षित रहें आने वाली पीढ़ी के उपयोग के लिए, इसको संधारणीय विकास कहते हैं। तो ये हर जगह है, आप संधारणीय कृषि से जोड़ दीजिए उसको, संधारणीय किसी भी क्षेत्र में संधारणीय विकास जोड़ दीजिए, संकल्पना वही है। तो निर्धनता को घटाना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, ये सभी सतत विकास की दृष्टि से सही है। निर्धनता घटेगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, ज़्यादा उनको जो है, अब निर्धन जैसे कोई परिवार है उसको आप पैसे दे दिए, धनी बना दीजिए, तो उसके यहाँ जो पीढ़ी आएगी, आने वाली पीढ़ी, उसका तो विकास ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा क्योंकि उसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है संधारणीय सतत विकास के लिए जरूरी हैं। डी इसका उत्तर होगा। विश्व मौसम संगठन, इसके बारे में WMO के बारे में हमने आपको बताया था, अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था। और IMO के बारे में आज और कल वाले वीडियो में बताया था। कब बताया था? रात वाले सुबह 8:30 बजे वाली वीडियो में। सुबह जो 8:30 बजे वाला वीडियो आता है उसमें 2 दिन से मैं IMO के पे चर्चा कर रहा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, और उसके पहले मैंने विश्व मौसम संगठन के बारे में चर्चा की थी, उससे संबंधित जो करंट था बताया था आपको। तो विश्व, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनका छूट गया हो प्लेलिस्ट में देख लें। विश्व मौसम संगठन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950, आप अपने पहले उत्तर दे लीजिए तब मैं बताता हूँ। चलिए दे लिया। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय विश्व मौसम संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। IMO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है उसका मुख्यालय लंदन में है, और इसका विश्व मौसम विज्ञान WMO का कहाँ है? जेनेवा में। एकदम रटा दूंगा मैं, आप घबराइए मत, इतनी बार बता दूंगा कि आप ऊब जाएंगे कि अरे वही चीज़, लेकिन रटना जरूरी है तभी तो सही होगा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। ये भी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, सुबह मैंने चर्चा की थी कि ऐसे प्रश्न आते हैं, पूछ लेगा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है तो एकदम आप सोच में पड़ जाएंगे। इसीलिए सारी बातें जानना आपके लिए आवश्यक है। चीज़ें तो 1000 मैं आपको बता दूं, 1000 वीडियो बना दूं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। टू द पॉइंट पढ़िए, उसका ज़्यादा फायदा है। एक वीडियो में आपको सही जानकारी मिल जाएगी, दोबारा अगर उसकी चर्चा होगी तो रिवाइज हो जाएगा। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, विशेषज्ञ एजेंसी है, जो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है, बिल्कुल सही है।
इस संगठन में वर्तमान में सदस्य संघों की संख्या 185 है, यही गलत है। 185 नहीं, वर्तमान में इसमें लगभग 193 कंट्रीज अभी वर्तमान में अपडेटेड जो मैं बता रहा हूँ आपको 193 सदस्य हैं, ठीक, सदस्य देश हैं। 185 नहीं, तो यही डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो उत्तर आपका डी होगा, असत्य बताना है ना। 23 मार्च 1950 को संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई, जिसका कि मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, देखिए इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, सब आपको बताया था। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है कि पर्यावरण पे मानव सम्मेलन, सबसे पहले चिंता व्यक्त करने के लिए जो सम्मेलन हुआ वो हुआ स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 5 जून से 12 जून के बीच। इसका जो पहला कदम था 5 जून को ही यूएनईपी की स्थापना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना। तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है ये, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 के, इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को क्या मनाया जाता है, या इसके उपलक्ष्य में कह दीजिए या स्टॉकहोम सम्मेलन के उपलक्ष्य में कह दीजिए, लेकिन 5 जून 1972 में चूंकि यूएनईपी की स्थापना हुई, इसीलिए इस दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए पूछता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मिलान करने के लिए देगा 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मिलान करने के लिए देगा 1972। वन अधिनियम संशोधित मिलान करने के लिए देगा 1980, ठीक है। जल अधिनियम 1974। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 जो कि लागू हुआ 2003 में। तो ये सब तो आपको रटा रहना चाहिए एकदम से, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर ये सब सवाल गलत हो गए तो मतलब बहुत पुअर कंडीशन है आपकी। तो इसको छाता विधान के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अब छाता मतलब संरक्षित करता है, आपको जल से बचाता है, धूप से बचाता है, इसी तरह पर्यावरण को बचाता है प्रदूषण से, ये अधिनियम, ठीक, इसको छाता विधान कहते हैं। ऑप्शन तो बड़ा तगड़ा दिया है, छड़ी मुबारक। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को संपन्न हुआ, जिससे प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो मुख्य प्राथमिक उत्पादक मतलब सभी तरह के जो जितने भी जीव जंतु हैं उनका आहार का जो प्रमुख स्रोत हैं कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स जो हैं इन्हीं पर आधारित होते हैं, इन्हीं पर वो जीवित रहते हैं। ये न रहें तो जू प्लैंक्टन्स का कोई भी भविष्य नहीं। तो ए मतलब अस्तित्व ही नहीं, ए इसका उत्तर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्री खाद्य श्रृंखला का मुख्य प्राथमिक उत्पाद है। ये प्रकाश संश्लेषी अर्थात स्वपोषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके ऊपर समस्त सागरीय जीव निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? लाल व नीला रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। लाल व नीला में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश के द्वारा विटामिन बी तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। अब देखिए यही गलत है, विटामिन बी का निर्माण नहीं होता प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा विटामिन ए का निर्माण होता है और कैरोटीन्स का निर्माण होता है, ओके। इसके अलावा प्रकाश के द्वारा जो है विटामिन ए के अलावा कैरोटीन्स और विटामिन डी, ए डी और कैरोटीन्स का निर्माण होता है प्रकाश के द्वारा। मुख्यतः मनुष्यों में जो विटामिन डी बनता है वो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उसके माध्यम से ही बनता है, ओके। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर।
तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर 2 गुना बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अलग से भी पूछ सकता है आपसे। सही है ये, तापमान में अगर 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी 2 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दोगे तो प्रकाश संश्लेषण होने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक निश्चित दर है और सबसे ज़्यादा ये 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पर होती है, इस पर अधिकतम होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न का, प्रकाश के द्वारा विटामिन बी नहीं बनता प्रकाश के द्वारा। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो लवड़ी मृदा में जो उगने वाले पादप होते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट, अम्लीय मृदा में जो उगने वाले पौधे हैं उनको ऑक्जिलोफाइट कहते हैं, और चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, लिथोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो झील तो मानव निर्मित है नहीं, वन भी मानव निर्मित नहीं है, घास का मैदान भी मानव निर्मित नहीं है, धान का खेत, धान मानव जो है खेत जोतता है, लगाता है, धान के पौधे लगाता है, तो यही मानव निर्मित हो गया। तो आसान है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण धान के खेत, एक्वेरियम, चिड़ियाघर आदि। प्रकृति निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र झील, वन, घास मैदान, तालाब, महासागर आदि। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ये परिभाषा ही है पारिस्थितिकी पदछाप की, ये पारिस्थितिकी पदछाप की परिभाषा है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इस न्यूनतम भूमि पे व्यक्ति निवास कर सकता है, आराम से जीवन यापन कर सकता है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं इसको। किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक पर्यावरण या समुदाय में स्थान जो है या जो भूमिका है क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। इसमें समस्त वनस्पति और प्राणियों के सम्मिलित रूप से अंतरक्रिया से जो सृजित पारिस्थितिकी होती है उसको जीवोम कहते हैं, बायोम या जीवोम। पर्वतीय वन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पर्वतीय वन, इनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं, बिल्कुल हिमालय पर्वत है, वहाँ जो वन उगेंगे पर्वतीय वन कहलाएंगे। जिस पर्वत भी उगेंगे, पर्वतीय वन मतलब पर्वत पर उगने वाले वन। इनका विस्तार, हाँ ये बात अलग है कि पर्वतों पर वनस्पतियों में विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्नता पाई जाती है। इनका विस्तार असम से कश्मीर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार व पतझड़ वाले वन बिल्कुल सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल सही है। 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई तक कोणधारी वन है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 1500 से 2500 मीटर तक कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये कोणधारी वन जो है 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, लगभग 4000 या 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक। 2500 से लेकर 4000 या 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक कोणधारी वन या जो आपके टैगा वन जिनको कहते हैं वो पाए जाते हैं। तो कोणधारी वन 2500 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 4500 से ऊपर अगर जाएंगे तो आपको टुंड्रा टाइप के वन मिलेंगे। इन वनों में जो आपके कोणधारी या टैगा वन है, इसमें स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन, इन सब की वृक्षों की प्रधानता रहती है। सुतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन 1500 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन वनों में ओक, देवदार, कार्क इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। हमने कहा आपको बताया शीतोष्ण कटिबंध में जो ऊपरी भाग है शीतोष्ण कटिबंध का, वहां पर कोणधारी वन की शुरुआत हो जाती है। निचले भागों में शीतोष्ण कटिबंध में शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन पाए जाते हैं, जिनमें ओक, देवदार, कार्क इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य कौन सा है? डी, डी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्वतीय वर्षावनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं?
तो विश्वतीय वर्षा वनों को सिलवास के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। काफ़ी घने वन होते हैं ये, इनको सिलवास के नाम से जानते हैं। विश्वतीय वर्षा वनों का विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री, देखिए हमने वनों के बारे में विस्तृत रूप से भूगोल वाले MCQ वाले वीडियो में बताया है, तो आप अवश्य वो वीडियो देखें। विश्वतीय वर्षा वनों का विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडो मलेशियन क्षेत्र में पाया जाता है। अमेजन बेसिन में विस्तृत इस बायोम को सिलवास कहा जाता है, जिसके कारण इन वनों को सिलवास के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो आपको पता है कि वनस्पति संरक्षण के लिए 2 तरह की स्थितियां होती हैं, 2 तरह की पद्धतियां अपनाई जाती हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब घर में ही, अर्थात जो उनका आवासीय स्थल है जहां वो पाए जाते हैं वहीं पर उनको संरक्षित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना। और दूसरा, या किसी जीव को, वनस्पति को संरक्षित करना। एक्स सीटू संरक्षण क्या है कि बाहर उनकी पास की क्षेत्र जहां वो पाए जाते हैं उसके बाहर ले जाकर के उनको संरक्षित करना। ऐसा तब किया जाता है जब जो उनका प्राकृतिक स्थल है वहां पर उनको संरक्षित रखना या उनके सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। तो आप यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि इन सीटू कौन सा है, स्वस्थान पद्धति कौन सा है। तो देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वानस्पतिक उद्यान, सॉरी नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय पार्क, ये राष्ट्रीय पार्क जो प्राकृतिक स्थल होता है वही रहता है, वहीं पर संरक्षित किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भी स्वस्थान है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जैव अभ्यारण्य, ये भी संरक्षित स्वस्थान पद्धति है। वानस्पतिक उद्यान दोस्तों, ये जो है बाह्य स्थानीय पद्धति है, ठीक है। वनस्पति उद्यान ये बाह्य स्थान है, ये यहाँ से बाहर ले जाकर के वनस्पतिक उद्यान एक विशेष बनाया जाता है जहाँ पे इनको संरक्षित रखा जाता है, प्रमुख वनस्पतियों को। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ स्वस्थान और बाह्य स्थान, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। वर्तमान समय में वनस्पतियों और प्राणियों की प्रजातियों को संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। किसमें? स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। स्वस्थाने में इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, जैवमंडल आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ये सब आते हैं। बाह्य स्थाने में बीज बैंक, जीन बैंक, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान। इसके अलावा इसमें जो है आपके स्वस्थाने में, तो स्वस्थान में पवित्र वन पूछा जाता है, तो पवित्र वन भी स्वस्थानीय पद्धति है। ओके, तो इतना आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता, अब बताइए पृथ्वी पर जैव विविधता, हमने आपको अभी चर्चा की थी कि जो विषुवत रेखा है वहाँ के आसपास ज़्यादा रहे, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तापमान विषम होता जाएगा और वनस्पतियों के लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, उतने वनस्पतियाँ या जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर होगा। तो भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी, ए इसका उत्तर होगा। ध्रुवों की जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी? घटेगी। ये भी ऑप्शन रह सकता था इसमें। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा, भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती जाती है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा,
ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।